नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तह तक। खबर तह तक पर दिखाई जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है राम तेरी गंगा मैली हो गई। यह फिल्म वर्ष 1985 में पहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और यह फिल्म उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक थे राज कपूर और फिल्म में मुख्य भूमिका राजीव कपूर और मंदाकिनी ने निभाई थी, जबकि रजा मुराद और कुलभूषण खरबंदा ने इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी। वहीं ए.के. हंगल, सईद जाफरी आदि कलाकारों ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और श्रुति मधुर संगीत का जबरदस्त समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे रविंद्र जैन और इस फिल्म में गानों को स्वरबद्ध किया था लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। यूँ तो इस फिल्म के सभी गाने श्रुति मधुर थे, लेकिन उसमें से भी सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुम्हें चुन लिया तू भी मुझे चुन 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 चुन, और एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, यह काफ़ी लोकप्रियता बटोरी थी। इस फिल्म में राजीव कपूर और मंदाकिनी ने पहली बार अपना फिल्मी दौर में प्रवेश किया था और यह फिल्म मंदाकिनी के एक पारदर्शक दृश्य में एक गंगोत्री में झरने का स्नान करते हुए दृश्य काफ़ी चर्चा में आया था। हालांकि बाद में इसे कला और संस्कृति के नाम पर फिल्म में रहने की इजाज़त मिल गई थी। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई की पूरी कहानी। फिल्म राम तेरी गंगा मैली की कहानी की शुरुआत एक व्यक्ति के द्वारा भोलेनाथ की पूजा के दृश्य से होती है। उसके बाद कोलकाता में एक नेता भागवत चौधरी, जिसकी भूमिका रजा मुराद ने निभाई है, के द्वारा मैली हो चुकी गंगा के ऊपर एक लंबा चौड़ा भाषण देने से होता है। इसका प्रतिरोध एक युवक करता है जो एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र है। इस अपराध के कारण उसे जेल की सज़ा हो जाती है। जीवा सहाय, जिसकी भूमिका कुलभूषण खरबंदा ने निभाई है, वह उसे जेल से जमानत पर रिहा करवा कर उसके पिता के पास दे आता है और बदले में उसे भगवान चौधरी के पक्ष में प्रचार करने के लिए कहता है। इस चुनाव में भगवान चौधरी जीत जाता है। तब जीवा सहाय उसे अपने एक बंद पड़े कारखाने को फिर से चालू करवाने के लिए कहता है। तब भगवान चौधरी उस कारखाने में अपने गुंडों से आग लगवा देता है। जब भगवान चौधरी जीवा सहाय को इसके बारे में बता रहा है कि कारखाने में लगी आग से उसे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा देगा और कारखाना बंद करने के लिए मज़दूरों को भी अब कोई मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। जीवा सहाय का बेटा नरेंद्र, जिसकी भूमिका राजीव कपूर ने निभाई है, वह इसे सुन लेता है। इस पर वह गंगा की मैली होने की बात कहकर इन दोनों पर तंज कसता है। तभी भगवान चौधरी की बेटी राधा चौधरी, जिसकी भूमिका दिव्या राणा ने निभाई है और जो नरेंद्र से प्यार करती है, वह नरेंद्र को अपने साथ ले जाती है और उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। नरेंद्र के कॉलेज की टीम गंगा के मैले होने के कारणों का पता लगाने के लिए गंगोत्री जाने की एक योजना बनाता है। नरेंद्र जब अपने पिताजी जीवा सहाय से उस टीम के साथ गंगोत्री जाने की बात करता है तो जीवा सहाय उसे इसकी अनुमति नहीं देता है, लेकिन तभी उसकी बूढ़ी दादी उसे इस बात के लिए अनुमति दिलवा देती है। साथ ही वह नरेंद्र को गंगोत्री से गंगा का पवित्र जल लाने के लिए भी कहती है। कॉलेज की टीम के साथ नरेंद्र गंगा की गंदगी के कारणों का पता लगाने के लिए गंगोत्री की यात्रा पर जाता है। यहाँ करम सिंह, जिसकी भूमिका टॉम अल्टर ने निभाई है, जो यहाँ अपनी बहन गंगा, जिसकी भूमिका मंदाकिनी ने निभाई है, वह प्रत्येक वर्ष कॉलेज से आने वाले गंगोत्री टूर पर छात्रों और शिक्षकों के लिए रहने और खाने का प्रबंध करता है।
करम सिंह इस बार अचानक छात्रों के टूर पर आने को लेकर इसके बारे में संचालक से कहता है कि सूचना नहीं रहने के कारण मैंने आप लोगों के लिए यहाँ रहने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की थी और न ही इस समय गंगोत्री तक जाने का रास्ता साफ हुआ है। तब तक आप लोगों के लिए मैं यहाँ रहने की व्यवस्था करता हूँ, आप लोग इस दरमियान यहीं घूमें फिरें। घूमने के इसी क्रम में नरेंद्र जब अपनी दादी के लिए गंगोत्री का गंगा जल लेने का विचार लिए हुए कश्मीर की एक सुंदर वादी में घूम रहा है, तभी वहाँ नरेंद्र के कानों में एक लड़की की खिलखिलाने की आवाज़ आती है। नरेंद्र कौन है पूछते हुए उसके बारे में जानना चाहता है। इस बीच वह दादी के लिए गंगा जल लेकर जो लोटा लेकर वहाँ घूम रहा था वह गिर जाता है। इस लोटा को पकड़ने के लिए नरेंद्र को जब घाटी में दौड़ने लगता है तब पहाड़ी की ढाल पर वह अपना नियंत्रण लगभग खो देता है। तभी गंगा उसे पकड़कर रोक लेती है। इस पर नरेंद्र उससे पूछता है कि वह कौन है। तब गंगा उसे उसकी ज़िंदगी बताती है और इसका कारण भी समझाती है। कारण समझाते हुए वह कहती है कि जरा सामने देखो साहब, आगे 2 कदम आगे बढ़ते तो इस नदी में गिरकर न जाने कहाँ पहुँच जाते इसकी तेज़ धार में कि फिर पता भी नहीं चलता, इसलिए मैं आपकी ज़िंदगी हुई। गंगा की बात सुनकर नरेंद्र बताता है कि उसकी दादी ने उसे जलपात्र में गंगोत्री का गंगा जल लाने के लिए कहा था। ऐसे में वह इस जलपात्र को खोना नहीं चाहता था, इस कारण यह असंतुलित हो गया लोटा पकड़ने के क्रम में। इस पर गंगा नरेंद्र से कहती है कि एक गंगा को तो भगवान भोलेनाथ ने अपने सिर में धारण किया था और दूसरा तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो। इस पर नरेंद्र कहता है कि वह उसे नहीं बल्कि गंगा को लेकर जाने वाला है। तब गंगा कहती है कि मैं ही तो गंगा हूँ जिसे आप यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं। इसके बाद दोनों आपस में ऐसे ही प्यार भरी बातें करते हैं और शाम को वापस घर आ जाते हैं। घर आने पर गंगा का भाई करम सिंह गंगा को कोलकाता से छात्रों के एक समूह की गंगोत्री की गंगा की शुद्धता के अध्ययन की खेप पर आने की बात करता है। इस पर गंगा सब के नहीं बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति यानी नरेंद्र के गंगोत्री अध्ययन के खेप पर आने की बात करती है और कहती है कि बाकी तो घूमने और अय्याशी करने के लिए आए हैं। अपने भाई करम सिंह के कहने पर जब गंगा छात्रों के रहने के कमरे की सफाई कर वापस आने लगती है तभी एक छात्र उस पर घड़ी चोरी का आरोप लगाकर उसे अपने कमरे में बंद कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है। तभी गंगा को नरेंद्र कहीं से आते हुए दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वह साहिबा दरवाज़ा खोलो की गुहार लगाती है। गंगा की गुहार सुनकर जब नरेंद्र वहां जाता है तो वहां अपने ही टीम के एक छात्र को जबरन गंगा को कमरे में बंद कर बाहर से उसे धमकाते हुए पाता है। नरेंद्र उसे गंगा को आज़ाद कर देने की बात करता है तो वह एक बार फिर से गंगा पर घड़ी चोरी का आरोप लगाते हुए उसके साथ ज़बरदस्ती करने की बात करता है। यह बात सुनकर नरेंद्र भड़क जाता है और उससे भिड़ जाता है। इस बीच उस लड़का का कई दोस्त मिलकर नरेंद्र पर हमला बोल देते हैं। अकेला होने के बावजूद नरेंद्र उस सबसे लड़ता रहता है। तभी कुछ ग्रामीण एक घड़ी लेकर उस ग्रुप के लीडर शिक्षक को घड़ी दिखाते हुए कहते हैं कि इस घड़ी को पहनने वाला छात्र और उसके साथी शराब के नशे में इस गाँव की ओर गए थे और वहाँ ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे थे। तब ग्रामीणों को काफ़ी गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने समझा बुझा कर उन लोगों को किसी प्रकार ग्रामीणों के गुस्सों से बचाया। उसकी यह घड़ी वहीं छूट गई थी, लेकिन नशा में होने के कारण इसका उसे ध्यान नहीं रह गया था। जब शिक्षक उस छात्र और उसके साथियों को फटकारते हुए कमरे की ताला खोलने की बात करते हैं तो कमरे का दरवाज़ा खोलते ही गंगा माँ वहाँ से बाहर चली आती है और घायल नरेंद्र से कहती है कि अपने मेरे खातिर इतने लोगों से लड़ने का खतरा उठाया। इस पर नरेंद्र कहता है कि यह खतरा उसने उसके खातिर या अपने खातिर नहीं बल्कि इंसानियत के खातिर उठाया था। गंगा के साथ बात करते हुए नरेंद्र कहता है कि गंगोत्री का रास्ता तो अभी बंद है और अब उसकी टीम को भी यहाँ से वापस जाना है, लेकिन उसे इस बात का अफसोस है कि वह अपनी दादी के लिए गंगोत्री का पवित्र गंगा जल जिसे उसने लाने के लिए कहा था नहीं ले पाया है। इस पर गंगा कहती है कि सारा रास्ता बंद भले ही हो गया हो, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, मैं ग्रामीण रास्ते से आपको गंगोत्री तक ले चलूँगी और अपनी दादी के लिए यहाँ से गंगा जल ज़रूर ले जा पाएंगे। गंगा के साथ नरेंद्र गंगोत्री तक चला जाता है और वहाँ से स्वच्छ गंगा जल भरकर अपनी दादी के लिए लेकर आता है। रास्ते में गंगा और उसके बीच का प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है और दोनों शादी कर अपना परिवार बसाने का ख्वाब देखने लगते हैं।
घर आने पर गंगा का भाई करम सिंह उससे कहता है कि उसके बहनोई ने एक चिट्ठी लिखकर भेजी है जिसमें यह बात लिखी है कि उसके पिता गंगा की शादी उसके भाई से करना चाहते थे। कल पूर्णिमा के दिन वह वहां आ रहा और इस अवसर पर होने वाले स्वयंवर में गंगा उसके भाई के गले में वरमाला डालकर उसके साथ ब्याह कर ले। यह बात सुनकर गंगा अपने भाई करम सिंह से कहती है कि पिता की इस सोच को लेकर उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह गंगोत्री यात्रा पर आए छात्रों के अध्ययन टीम के एक युवक नरेंद्र सिंह से प्यार करने लगी है और नरेंद्र ने भी उसे शादी करने का भरोसा दिया है। इस पर करम सिंह गंगा को लेकर नरेंद्र के पास आता है, गंगा से उसके प्यार को लेकर सवाल करता है। तब नरेंद्र गंगा को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जब उसे गांव में स्वयंवर का काम चल रहा था तब गंगा नरेंद्र के गले में वरमाला डालकर उसे अपना पति बना लेती है। इस बात को जानकर उसका बहनोई अपने भाई और कई गुंडों के साथ गंगा को जबरन यहाँ से उठाकर ले जाने के लिए आता है। तब करम सिंह अकेले ही सबसे भिड़ जाता है और इसमें वह काफ़ी घायल हो जाता है, लेकिन दम तोड़ने से पहले वह अपने और उसके कुछ गुंडों को भी जो गंगा को जबरन उठाकर ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे उसकी जान लेता है और गंगा और नरेंद्र को सुरक्षित बचा लेता है। नरेंद्र की टीम के लौटने के दिन गंगा उसे विदा करने आई है। वह बार बार नरेंद्र से कलकत्ता जाने के बाद जल्दी ही वापस आकर इसे भी यहाँ ले जाने की बात करती है। फिर वह अपने आप को गंगोत्री की गंगा की तरह पवित्र बताते हुए नरेंद्र से निवेदन करती है कि वह यहाँ आकर इसे ले जाने में विलम्ब न करेंगे ताकि किसी को भी उसकी इस गंगा को किसी भी प्रकार से मैली करने का अवसर नहीं मिल सके। नरेंद्र उसे इस पर भरोसा रखने की बात कहकर अपने उस यात्रा पर गए छात्रों के साथ वापस कोलकाता चला आता है। यहाँ आने पर वह अपने घर को पूरा सजा हुआ पाता है। यहाँ वह अपनी माँ तान्य सभी लोगों से खुशी खुशी मिलता है, विशेषकर वह अपनी दादी से मिलता है और इस सजावट को लेकर सवाल करता है। इस पर उसकी दादी माँ उसके और राधा की सगाई होने की बात करती है। यह सुनकर नरेंद्र हतप्रभ हो जाता है और अपनी दादी माँ को उससे कुछ विशेष बात करने की बात कहकर एक किनारे ले जाता है। यहाँ जब नरेंद्र गंगा के साथ अपना विवाह हो जाने की बात बताते हुए राधा के साथ अपनी सगाई नहीं करने की बात बताता है तो नरेंद्र की दादी बेहोश हो जाती है। दादी माँ के अचानक इस प्रकार से बेहोश हो जाते ही डॉक्टर को वहाँ बुलाया जाता है और उसका इलाज करने वाले डॉक्टर यह बताते हैं कि किसी बात से इनको सदमा पहुँचा है, ऐसे में ज़रूरी है कि इन्हें इस सब से बचाया जाए। इस पर नरेंद्र के पिता जीवा सहाय नरेंद्र पर काफ़ी गुस्सा करते हुए उससे ऐसा क्या कह दिया जो दादी माँ की ऐसी स्थिति हो गई कहकर भड़क जाता है, लेकिन नरेंद्र उसे भी कुछ नहीं बताता। अकेले में जब वह बीमार दादी माँ से मिलता है उसकी दादी माँ होश में आने लगती है। फिर वह गंगा गंगा करते हुए अपना प्राण त्याग देती है, लेकिन मरने से पूर्व नरेंद्र उसके मुंह में गंगोत्री से लाई गंगा की कुछ बूंदें डाल देता है। इस घटना के बाद नरेंद्र अन्य मनस्यकता की स्थिति में हमेशा अकेला रहने लगता है और किसी से बात नहीं करता है। राधा उसकी हालत देखकर मन ही मन व्यथित होती है। एक दिन नरेंद्र की माँ नरेंद्र से कहती है कि ऐसे गुमसुम रहने से कुछ नहीं होगा। तब नरेंद्र भी इस बात को दोहराता है और वहाँ से चलकर गंगा के पास आकर रहने की योजना बनाता है। ऐसा विचार कर नरेंद्र एक दिन राधा को फ़ोन लगाता है और उसे 1000 रुपया लेकर हावड़ा स्टेशन पर मिलने की बात करता है। नरेंद्र से प्यार करने की खातिर राधा 1000 रुपया लेकर नरेंद्र से मिलने आती है। यहाँ जब नरेंद्र जाने लगता है तब राधा उससे लौटने को लेकर सवाल करती है। तब वह कहता है कि इस बार वह लौट कर आने के लिए नहीं जा रहा है और न ही वह इस बात को बताता है कि वह कहाँ जा रहा है। नरेंद्र के चले जाने के बाद राधा उदास होकर अपने कमरे में बैठी है। तभी उसके पिता भगवान चौधरी वहां आ जाते हैं और उसे गुमसुम इस प्रकार से रहने का कारण पूछते हैं। राधा कारण तो नहीं बताती है, लेकिन यह कहती है कि वह भी कुछ दिनों के लिए घूमना जाना चाहती है। इस बार उसके पिता नरेंद्र के साथ उसे जाने की बात करते हैं, लेकिन वह अकेले ही जाने की बात करती है। नरेंद्र के इस प्रकार से चले जाने को लेकर उसका परिवार काफ़ी विषाद की स्थिति में है। उसके माता पिता वह कहाँ गया है इस संबंध में जानने के लिए उसके फाइलों को के रखने उलटने पलटने लगते हैं। तभी गंगा की चिट्ठी उसे दिखाई पड़ती है। इस पर यह लोग अभी विचार कर ही रहे होते हैं कि तभी राधा के पिता भगवान चौधरी वहां आकर जीवा से सहाय से उसके बेटे के भागने की बात करते हुए उसे तुरंत गिरफ्तार करवा देने की बात करता है। फिर वह जीवा सहाय के सामने गृह मंत्रालय को फ़ोन लगा
देने के लिए कहता है। गृह मंत्रालय से वह सभी पुलिस थानों को नरेंद्र को पकड़ कर लाने का आदेश पारित करवा देते हैं। रेलवे स्टेशन पर तो नरेंद्र पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह कश्मीर जाने वाली गाड़ी पर चढ़ने लगता है, वैसे ही एक पुलिस पदाधिकारी उसे पकड़कर कोलकाता भेजने की तैयारी में जुट जाता है। भगवान चौधरी के कहने पर पुलिस अधिकारी पकड़कर नरेंद्र को कलकत्ता भेजता है। तब नरेंद्र अपने पिता से मिले बगैर अपने मौसा कुंज बिहारी से मिलने चला जाता है और उसे इस बात के लिए राजी करता है कि वह जाकर उसकी गंगा को यहाँ ले आए। नरेंद्र को गंगा लाने का वचन देकर कुंज बिहारी नरेंद्र के बताए पते पर गंगा को लाने के लिए चला जाता है। इससे पहले कि कुंज बिहारी गंगा को लाने गंगा के ठिकाने पर पहुंच पाता, गंगा अपने और नरेंद्र के बेटा को यानी उसके बाप से नरेंद्र से मिलाने कलकत्ता आने की राह पर निकल पड़ती है। नरेंद्र के द्वारा पूर्व में भेजी गई एक चिट्ठी से पता ढूंढकर पोस्ट बाबू उसे कलकत्ता में नरेंद्र के ठिकाने का पता देते हैं और गंगा को ऋषिकेश जाने वाली गाड़ी पर बिठाकर कहते हैं कि ऋषिकेश से उसे सीधे कलकत्ता जाने वाली दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। गंगा के वहाँ से जाते ही कुंज बिहारी पोस्ट बाबू से मिलकर खुद को नरेंद्र का मौसा बताते हुए गंगा के बारे में पूछता है। इस पर पोस्ट बाबू से कुछ ही समय पहले गंगा के नरेंद्र से मिलने कलकत्ता जाने की बात बताते हुए जिस गाड़ी से गंगा गंगोत्री से ऋषिकेश के लिए चली थी उसका पता बता देते हैं। कुंज बिहारी जब ऋषिकेश पहुंचकर उस गाड़ी से गंगा के बारे में सवाल करता है तो वह उसके तुरंत यहाँ से निकल जाने की बात बताता है। तब कुंज बिहारी स्टेशन पर जाकर गंगा की तलाश करने लगता है, लेकिन गंगा यहाँ नहीं आती है। दरअसल गंगा जब ऋषिकेश में गाड़ी से उतरकर लोगों से कलकत्ता जाने की गाड़ी मिलने का ठिकाने की बात करती है तो भीख मांगने वाली के बेस में वहाँ मौजूद एक भिखारन उसे रेलवे स्टेशन ले जाने का बहाना बनाकर एक वेश्यालय में ले आती है और उसे यहाँ एक वेश्यावृत्ति का धंधा करने का भान हो जाता है। इस कारण गंगा वहाँ से तुरंत भाग जाती है। हालांकि उस वेश्यालय की मालकिन अपने नौकरों को उसे पकड़ने भेजती है, लेकिन तब तक गंगा भाग कर एक श्मशान में जाकर जलती लाश के बगल में रात गुजारती है। सुबह वह गंगा के किनारे पूजा कर रहे एक सज्जन से कलकत्ता जाने के लिए गाड़ी कहाँ मिलेगी यह प्रश्न करती है तो धेड़ किस्म का वह व्यक्ति पूजा करने के बाद उसके ट्रेन के मिलने का स्थान तक पहुंचा देने की बात कर उसे अपने घर पर लाकर व्यभिचार करने का प्रयास करने लगता है। तब उसकी पत्नी थाना में इस बात की शिकायत कर पुलिस को लेकर वहां आ जाती है। पति को जेल जाने के डर से वह गंगा से थाना में कुछ नहीं बताने की प्रार्थना करती है। तब गंगा थाना में इस बात को छिपा लेती है और अपने पति के पास कलकत्ता जाने की बात करती है। गंगा की पूरी बात सुनकर थाना प्रभारी गंगा को कुछ पैसे देकर एक पुलिस को भेजकर इसे कलकत्ता जाने वाले रेलगाड़ी पर बिठा देते हैं। रेलगाड़ी में जब इसका बच्चा खूब रोने लगता है तब बगल की सीट पर बैठी महिला उसे अपने बच्चे को पानी पिलाने के लिए कहती है। गाड़ी के वाराणसी स्टेशन आने पर वह अपने बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरकर उसे पानी पिलाने लगती है। इस बीच गाड़ी खुल जाती है। गाड़ी को खुलते देख गंगा बच्चे के साथ उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है, क्योंकि कोलकाता का उसका पता ठिकाना भी उसकी सीट पर ही छूट गया था। लेकिन जब वह गेट से अंदर चलती गाड़ी में घुसने का प्रयास करती है तभी मनीलाल नाम का एक वयस्क व्यक्ति जो अंधा न होते हुए अंधा होने का नाटक करता है वह खुद उस गेट से बाहर आता है और गंगा को भी यह कहकर ट्रेन में चढ़ने से रोक लेता है कि तुम्हारा जगह अब ट्रेन में नहीं है। गंगा उसकी उम्र और अंधेपन को देखते हुए उसे एक सज्जन समझ बैठती है और नरेंद्र को अपने बेटे के साथ मिलकर ढूंढने निकालने की बात बता देती है। इस पर मनीलाल उसे नरेंद्र से मिला देने की बात करते हुए बहकाकर एक कोठे पर ले आता है। यहाँ हो रहे नाच गाने को देखकर गंगा समझ जाती है कि यह भी वेश्यावृत्ति का एक अड्डा है और वहाँ से निकल कर जाने लगती है। तभी उस अड्डे की संचालिका उससे कहती है कि नरेंद्र का तो तुम्हारे पास कोई अता पता है नहीं। यहाँ जो कोई भी तुम्हें देखेगा तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हें नोचने में लग जाएगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी। यहाँ रहने से कम इस बच्चे को किसी न किसी बाप का नाम तो मिल जाएगा और तुम्हारे लिए भी खाने की व्यवस्था हो जाएगी। कोई अन्य चारा नहीं देखकर गंगा आखिर वहीं रुक जाती है। नरेंद्र का मौसा कुंज बिहारी जो गंगा को ढूंढने गया था वो गंगा के नहीं मिलने पर वापस कलकत्ता आता है। यहाँ उसकी साली यानी नरेंद्र की माँ जब उसे देखती है तो उससे प्रार्थना करती है कि वो नरेंद्र की शादी राधा से हो जाने में उसकी मदद करे, क्योंकि नरेंद्र तो किसी भी हालत में गंगा को भूलने के लिए तैयार नहीं है।
साथ ही कुंज बिहारी से यह भी कहती है कि अगर नरेंद्र राधा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा तो राधा के पिता भगवान चौधरी इसकी और उसके पति जीवा सहाय की जान ले लेगा। तब कुंज बिहारी उसे नरेंद्र की शादी राधा से करने में मदद करने की बात करती है। नरेंद्र जब कुंज बिहारी के वापस कोलकाता आने की बात जानता है तब वो उससे मिलने चला आता है, लेकिन कुंज बिहारी यहाँ उसे बताता है कि पोस्ट बाबू ने उसे बताया है कि नरेंद्र के बहुत दिनों तक यहाँ नहीं आने के कारण गंगा घर छोड़कर कहीं चली गई और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि गंगा ने आत्महत्या कर ली। फिर कुंज बिहारी ने नरेंद्र को तरह तरह से समझाकर राधा से ब्याह करने के लिए राज़ी कर लिया। इसके बाद नरेंद्र और राधा के ब्याह की तैयारी ज़ोर शोर से शुरू हो गई। एक दिन भागवत चौधरी नरेंद्र से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो बनारस जा रहा है। फिर वो नरेंद्र को यह बात भी बताता है कि राधा ने उसे अपने लिए सुंदर सुंदर परिधान लाने के लिए कहा है। उसकी भी अगर कोई चीज़ मंगाने की इच्छा हो तो वो अपने मनपसंद वस्तु उसे मंगवा सकता है, लेकिन नरेंद्र उसे सिर्फ गंगा जल लेकर आने के लिए कहता है। कोलकाता से चलकर भगवान चौधरी जब बनारस आता है तो यहाँ वह एक वेश्यालय में जाता है जहाँ गंगा नृत्य और गायन का रियाज कर रही है। भगवान चौधरी गंगा की सुंदरता और स्वर माधुर्य पर लट्टू हो जाता है और उसे मनचाहे दाम देकर गंगा को अपने साथ कोलकाता ले आता है और उसे यहाँ लाकर घर से कुछ दूरी पर एक दूसरे मकान में रखैल बनाकर रखता है। नरेंद्र और राधा की शादी से कुछ दिन पूर्व भागवत चौधरी जीवा सहाय यानी नरेंद्र के पिता के पास आता है और उसे बताता है कि बनारस से उसने एक वेश्या लाया है। उसने इस अपने कदम को सार्थक बताते हुए वह कहता है कि राधा जब नरेंद्र के साथ ब्याह कर चली जाएगी तो यहाँ अकेले उसे मन नहीं लगेगा। ऐसे में यह उस रखैल के पास जाकर अपना मन बहलाएगा। फिर वह जीवा सहाय को कुछ भी लेकर वहाँ से उस रखैल के पास चला आता है। जीवा सहाय जब गंगा को देखता है तो नरेंद्र की प्रेमिका की फ़ोटो से मेल खाता है। तब वह भगवान चौधरी को बताता है कि उसने इसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया क्योंकि नरेंद्र इससे ही प्यार करता है। इस पर भागवत चौधरी कहता है कि इसे तो वह रखैल बना कर रखेगा, नरेंद्र को इस बात की कानों कोन जानकारी नहीं हो पाएगी। भगवान चौधरी की अनुपस्थिति में जब मनीलाल गंगा से मिलता है जो उस पर बहुत यकीन करती है, तब गंगा बिलख कर उससे कहती है कि मैंने आपको पिता के समान माना, लेकिन आपने मुझ जैसी बेटी को कहाँ फंसा दिया। मेरी छोड़िए, कम से कम मेरे बेटे को तो उसके पिता से मिला दीजिए। तब तक मनीलाल को देखकर नरेंद्र का मौसा कुंज बिहारी उसके पास आ जाता है और उससे सवाल करता है क्या आज भी उसने किसी लड़की को फंसा है। इस पर मनीलाल आत्मग्लानि से भर जाता है और गंगा की सारी बात कुंज बिहारी को बताता है। कुंज बिहारी समझ जाता है कि नरेंद्र की प्रेमिका है। फिर वह मनीलाल से कहता है कि गंगा ही नरेंद्र की प्रेमिका है। गंगा यह बात सुनकर कुंज बिहारी से आग्रह करती है कि वह से कम एक बार नरेंद्र से मिला दे। इस पर मनीलाल कहता है कि वह किसी तरह से गंगा की शादी अगर नरेंद्र से करवा देगा तो उसके ऊपर इस लड़की को फंसाने का जो पाप लगा है वह धुल जाएगा। तब कुंज बिहारी कहता है कि तुम क्या समझती हो कि भगवान चौधरी ऐसा होने देगा, और अगर चुपके चुपके नरेंद्र और राधा की शादी हो भी गई तो उसे कौन स्वीकार करेगा, क्योंकि गंगा तो एक वेश्या है, लोग उसे यहाँ इसी रूप में जान रहे हैं। इसके बाद कुंज बिहारी मनीलाल और गंगा से मिलकर एक योजना बनाते हैं। तब तक भगवान चौधरी भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर कुंज बिहारी वहाँ से चला जाता है। निर्धारित तिथि को राधा के साथ नरेंद्र का विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में जब यहाँ नाच गाने का कार्यक्रम शुरू होता है तो यहाँ नर्तकी के रूप में नरेंद्र की पत्नी गंगा एक बहुत ही मार्मिक गाने पर नृत्य प्रस्तुत करती है। गंगा को वहाँ देखकर नरेंद्र विवाह मंडप से उठकर गंगा के पास चला आता है और उसे अपनी पत्नी बताता है। यह देखकर भगवान चौधरी अपने गुंडे को इशारा कर देता है, जिससे गुंडा गंगा को वहाँ से लापता कर देना चाहता है। नरेंद्र जब उसे बचाने आगे बढ़ता है तो नरेंद्र की भी पिटाई कर देता है। नरेंद्र को पिटते देख राधा वहाँ चली जाती है और अपने पिता को इस बात के लिए धिक्कारती है। उसने अगर किसी लड़की को ब्याह कर लाया होता तो सौतेली माँ के आने के बावजूद उसे काफ़ी खुशी होती, लेकिन वह तो एक अपनी बेटी के समान लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर अपनी बेटी का घर बसाना चाहता है। इस बीच भगवान चौधरी जब अपने बेटे के साथ गंगा को नरेंद्र की तरफ जाते देखता है तो वह गंगा पर गोली चला देता है। यह देखकर नरेंद्र काफ़ी गुस्सा आ जाता है और पहले सारे गुंडे को ठिकाने लगाकर भगवान चौधरी से उसकी बंदूक छीनकर उसे मारने पर उतारू हो जाता है। तब उसका पिता जीवा सहाय सामने आ जाता है, लेकिन नरेंद्र भगवान चौधरी द्वारा गंगा पर गोली चलाए जाने से इतना गुस्से में वह अपने पिता को भी न हटने की स्थिति में गोली मारने की बात करता है। तब तक राधा भी वहाँ आ जाती है और नरेंद्र से कहती है कि गंगा अभी मरी नहीं है, उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ। तब नरेंद्र और राधा गंगा के पास आकर उसे उठाते हैं।
उसके जख्म की मरहम पट्टी करवाते हैं। इसके बाद नरेंद्र यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो दोनों कोलकाता की मैली गंगा के तट पर नहीं रहेंगे, बल्कि इस गंगा की जन्मस्थली गंगोत्री की शुद्ध गंगा के किनारे निवास करेंगे, और वहाँ से दोनों जाने लगते हैं। इस दृश्य के साथ ही फिल्म राम तेरी गंगा मैली की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।